नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। हम लोगों ने सीआरपीसी शुरू किया हुआ है। हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो B1 टेस्ट होने जा रहा है, उसमें जो सीआरपीसी के सेक्शंस हैं, जो सिलेबस है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। सेक्शन 132 सीआरपीसी तक हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। हम सेक्शन 133 सीआरपीसी करेंगे, यहां से शुरू करेंगे। आगे हम लोग जो है सारी की सारी जो प्रिवेंटिव सेक्शंस हैं, इनको कंप्लीट कर लेंगे आज। सेक्शन 133 सीआरपीसी बोलता है कि सार्वजनिक उपद्रव को हटाने के लिए सशर्त आदेश कौन देगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट देंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देंगे। हमने पहले डिस्कस किया था कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन से होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकते हैं या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, या ऐसा मजिस्ट्रेट जिसको सरकार ने जो है ऐसे आदेश किए हों, वो जो है इसमें कंडीशनल ऑर्डर कर सकते हैं। 133 में क्या कंडीशन है? 133 बोलता है कि जनहित में सार्वजनिक स्थानों पर असुविधा या अगर खतरा किसी चीज से होता है तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे वो आदेश कर पाएंगे उसको हटाने के लिए। फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं, यहां पर एक किसी का घर है, अपना किसी का घर है, और यहां पर एक ट्री है जो डीसी लैंड में जो है लगा हुआ है। अब ये जो ट्री है बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, ये इसकी जो ब्रांचेस है कभी भी इस घर पर गिर सकती हैं। तो सेक्शन 133 सीआरपीसी में या तो इस घर का मालिक कहा गया है, सेक्शन 133 सीआरपीसी में कहा गया है कि कंप्लेंट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कौन बताएगा, या पुलिस, या तो पुलिस की रिपोर्ट या फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा। तो पुलिस की रिपोर्ट, अगर तो पुलिस इस पेड़ को देखकर पुलिस भांपती है कि इस घर पे गिरने का खतरा है, तो वो मजिस्ट्रेट को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को सूचित कर देगी कि ये घर जो है, इस घर पे जो है पेड़ गिर सकता है। या फिर अगर ये जो घर का मालिक है ये भी कंप्लेंट डाल सकता है इसके पास, डीएम के पास या फिर एसडीएम के पास, कि ये जो ऐसे ट्री है ये मेरे घर के ऊपर गिर सकता है, इसको काटने के आदेश दिए जाएं। तो जो डिप्टी कमिश्नर होंगे या फिर जो एसडीएम होंगे, ये कंसर्न्ड अथॉरिटी को कहेंगे कि इस पेड़ को जो है काटा जाए, क्योंकि ये संभावित खतरा है किसी भी व्यक्ति के लिए। किसी के व्यक्ति के घर के पास अगर ऐसा कोई पेड़ है वो उस पर गिर जाएगा तो आम जान माल के जो है उसमें रिस्क रहता है, तो उसमें आदेश दे सकेंगे कि आप इस पेड़ को काटिए। वैसे ही अगर रास्ता है, ये गंदा पानी किसी के घर की तरफ जा रहा है, तो उसमें सशर्त आदेश दे सकते हैं उसको हटाने का। अब यहां पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर ये आदेश एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने दे रखा है, हम लोग ज्यादा डिटेल में ना जाके जल्दी सिलेबस को कवर करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा सेक्शंस हमारे सिलेबस में हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने अगर ऑर्डर दिया है और अगर अथॉरिटी यहां पे या फिर व्यक्ति विशेष कोई भी है उस ऑर्डर को मानने से इनकार करता है या नहीं मानता है, तो अगर रिटर्न ऑर्डर निकाला हुआ है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने, तो अगर वो व्यक्ति या वो अथॉरिटी नहीं मानती है तो उसके अगेंस्ट 188 इंडियन पिनल कोड में एफआईआर दर्ज करवाया जा सकता है। अब यहाँ पे ऑर्डर किसका होगा एफआईआर दर्ज करवाने का? मजिस्ट्रेट का ही आदेश होगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट के आदेश की ही अवमानना हुई है। तो 188 इंडियन पिनल कोड में वहां पर जो है उस व्यक्ति के अगेंस्ट जो है कार्यवाही की जा सकती है। उसके बाद हमारे पास सिलेबस में है सेक्शन 144 सीआरपीसी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये सेक्शन जो है हम लोग कर्फ्यू के नाम से भी जानते हैं कि जब कर्फ्यू वगैरह लगाया जाता है, जब कोविड वगैरह का समय था, तो ये सेक्शन जो है उसका बहुत ज्यादा प्रयोग जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया गया था। तो 144 सीआरपीसी कब प्रयोग की जाती है? जब भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को या फिर ऐसे मजिस्ट्रेट को जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कोई स्पेशल मजिस्ट्रेट बनाया होगा, अगर इनको लगता है कि कोई संभावित खतरा है, बचाव करने के लिए कोई ऐसा आदेश पारित करना है कि किसी व्यक्ति को कहा जाए कि ये काम ना करें, या फिर उस व्यक्ति को ये कहा जाए कि इस काम को इस तरीके से करें। जैसे सपोज कर लीजिए अगर दंगे होने वाले हैं तो एसडीएम आदेश पारित कर सकेंगे कि 4 या 5 लोग से ज्यादा जो है वो लोग इकट्ठे होकर कहीं ना चलें, अगर कहीं डंडे वगैरह या फिर कोई वेपन लेके कहीं पर जो है नहीं चलेंगे। ऐसे आदेश सेक्शन 144 सीआरपीसी में पारित कर सकते हैं। इन आदेशों में इसमें जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये आ सकता है कि इनकी जो वैलिडिटी है वो कितने टाइम तक होती है। तो इसकी भी जो वैलिडिटी है 2 महीने तक ये आदेश जो है रह सकते हैं, जिनको अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकती है। लेकिन अगर ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है बीच में अगर चाहें, या तो खुद या किसी व्यक्ति की एप्लीकेशन पर जो है इस आदेश को रद्द भी कर सकते हैं। इस आदेश की खूबियां क्या है कि ये रिटर्न होगा,
कभी भी ऑरल नहीं होगा। किसी न किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए कहा गया होगा या ना करने के लिए कहा गया होगा, और ये मेनली 2 महीने तक, ये आदेश एक बार कर दिया जाए तो 2 महीने तक लागू रहता है। 6 महीने तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति इस आदेश को नहीं मानता तो सिमिलर, जैसा हमने पीछे किया, सेक्शन 188 इंडियन पिनल कोड में एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसने आदेश मानने से मना किया है या जिसने जो आदेश दिया गया था उसको, उसमें से किसी चीज को जो है नहीं माना। तो ये था सेक्शन 144 सीआरपीसी। अब सेक्शन आता है हमारा 145 सीआरपीसी। सेक्शन 145 सीआरपीसी एक्शन कहां पे लिया जाएगा? पुलिस रिपोर्ट पे। जो सेक्शन 133 सीआरपीसी था उसमें हमने देखा पुलिस रिपोर्ट या फिर किसी अन्य व्यक्ति की रिपोर्ट। 144 में मैजिस्ट्रेट को स्वयं लगता है, मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ऐसा सिचुएशन आने वाली है अगर ऐसा ना किया गया। सेक्शन 145 सीआरपीसी क्या कहता है? भूमि या पानी से जुड़े विवाद जिससे शांति भंग होने की आशंका है, यदि किसी कार्यपालक मैजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट या अन्य सूचना, 2 चीजें हैं यहां पे, या तो पुलिस रिपोर्ट है या फिर इंफॉर्मेशन है, किसी और तरीके से कोई इंफॉर्मेशन आई है, तो वह एक लिखित आदेश जारी करेगा। इस आदेश में विवाद के कारण बताए जाएंगे और संबंधित पक्षों को तय दिन के अंदर जो है वहां पर उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा। मेनली क्या है, जब ऐसी पुलिस रिपोर्ट या इंफॉर्मेशन आती है, मैजिस्ट्रेट जो है एक टाइप से शो कॉज देते हैं, उसमें कहते हैं कि आप इतनी तारीख को डेट डिसाइड करते हैं, इतनी तारीख को दोनों पक्ष आ जाइए, अपना अपना जो क्लेम है, अपना अपना दावा जो है आपका वो प्रस्तुत कीजिए। और वो देखते हैं कि अगर 2 महीने से कोई व्यक्ति पहले ही काबिज है उस स्थान पर और उसको हटाया गया है तो उसी का ही कब्जा जो है वो माना जाता है, जो व्यक्ति वहां से हटा दिया गया था रिसेंटली, अगर मैजिस्ट्रेट के नॉलेज में ऐसी कोई चीज आती है। और ये डिस्प्यूट जो है उसके बाद फाइनल करके, अब ये डिस्प्यूट किससे रिलेटेड हो सकता है ये हमें देखना है। सेक्शन ये आपको पूछा जा सकता है कि 145 सीआरपीसी में डिस्प्यूट किस चीज से रिलेटेड है? तो भूमि या पानी का डिस्प्यूट जो है किसी बिल्डिंग को लेके हो सकता है, या फिर बाजार से रिलेटेड, मछली पालन क्षेत्र को लेके, और उसके बाद फसलें या फिर जो उपज जो निकली है, किराया या फिर मुनाफा जो है, किसी भी तरीके से अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सुलझाएंगे। सेक्शन 145 सीआरपीसी में उनको शक्ति है। उसके बाद सेक्शन 147 सीआरपीसी आता है। सेक्शन 147 सीआरपीसी जो है वो है भूमि या पानी के उपयोग को लेके अगर कोई डिस्प्यूट है, जिस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट की जुडिक्शन में भूमि, जमीन या पानी को लेके डिस्प्यूट है, उसके उपयोग करने के लिए, इससे पहले जो था सेक्शन 145 था उसमें कब्जे को लेके डिस्प्यूट था, लेकिन 147 में कब्जे को लेके डिस्प्यूट नहीं है, उसके प्रयोग के लेके डिस्प्यूट है। जैसे सपोज कर लीजिए एक साझा तालाब है पूरी पंचायत का, उसको प्रयोग करने के लेके जो है डिस्प्यूट है, या फिर एक घासनी है यहाँ पर जो है पशुओं को चराया जाता है, पूरा गांव वहां पर पशुओं को चराता है, वहां को प्रयोग करने के लिए, उसका जो यूज करने के लिए अगर कोई पंचायत में आपसी डिस्प्यूट है, उसके जुडिक्शन के लोगों का आपसी डिस्प्यूट है, तो सेक्शन 147 जो है इंपावर करती है सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पार्टियों को बुलाने के लिए और प्रयोग करने के लिए, उनका जो झगड़ा है उसको समाप्त करने के आदेश जो है सेक्शन 147 सीआरपीसी में किए जाते हैं। और वैसे ही सेक्शन, जैसे सेक्शन 133, 145, 147 सीआरपीसी में मैजिस्ट्रेट के आदेश जब हुए, ऑर्डर हो गया, ऑर्डर की अगर जो पालना नहीं हुई तो सेक्शन 188 इंडियन पिनल कोड में उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हो जाएगा। यहां पर आपको ध्यान रखना है 133 में एकदम से डेंजर था, जिससे किसी ऐसे रास्ता वगैरह लोग आम आदमी के लिए जो है खतरे की कोई चीज हो सकती थी। 144 में कोई ऐसा खतरा आ सकता था जिसको इमीडिएटली ऑर्डर करना जरूरी है। मैजिस्ट्रेट ये चाहते हैं कि इमीडिएटली ऑर्डर कर दिया जाए ताकि उस खतरे को जो है टाला जा सके। सेक्शन 145 सीआरपीसी में कब्जे को लेके झगड़ा है, मतलब किसी स्थान को, किसी पानी की जगह को कब्जे को लेके झगड़ा है, और सेक्शन 147 सीआरपीसी में उस जगह को प्रयोग करने के लिए झगड़ा है। तो ये सारे के सारे सुलझाए जाएंगे सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या फिर जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के जरिए। उसके बाद सेक्शन 149 सीआरपीसी आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 149 सीआरपीसी कहता है कि पुलिस की जिम्मेवारी होगी,
पुलिस की प्राथमिक ड्यूटी होगी कॉग्निजेबल ऑफेंस को ना होने देना। सेक्शन 149 सीआरपीसी बोलता है संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए पुलिस का कर्तव्य, प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है और पूरी क्षमता से ऐसे अपराध को रोकने का प्रयास करेगा, ये उसका कर्तव्य है। तो 149 सीआरपीसी बोलता है कि पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंस को होने से रोकेंगे। उसके बाद आता है सेक्शन 150 सीआरपीसी, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन बोलता है कि जब भी किसी पुलिस ऑफिसर को ऐसा अंदेशा होता है, उसको इंफॉर्मेशन मिलती है कि कहीं पर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकता है, तो वो इमीडिएटली अपने सीनियर ऑफिसर को बताएगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है, या फिर ऐसे अधिकारी को बताएगा जो कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकने के लिए सक्षम है, उसके पास शक्तियां हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस को होने से रोका जाए। अब जो पुलिस जो है, आपने सुना होगा 107, 150 का जो यहाँ कंप्लेंट हम लोग फाइल करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, 150 में क्या है, पुलिस ऑफिसर को ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई डिजाइन है कॉग्निजेबल ऑफेंस कहीं होने वाला है, कोई व्यक्ति जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है, वो क्या किसको बताएगा, कंप्लेंट के द्वारा, रिपोर्ट के द्वारा क्या करेगा, रिपोर्ट भेजेगा। किसको भेजेगा, एसडीएम को या फिर डीएम को रिपोर्ट भेजेगा, और जो एसडीएम और डीएम होंगे उस व्यक्ति को पाबंद किसमें करेंगे, सेक्शन 107 सीआरपीसी में पाबंद करेंगे। हमने पहले ही सेक्शन 107 जब डिस्कस किया था तो हमने 150 का और 151 का एग्जांपल पहले ही, हमारा शायद 5वें या 6ठे लेक्चर में होगा, वो आप देख लीजिएगा। उसमें कहा गया है कि सिंपली अगर हम लोग इसको सिंपल कर दें 107-50 के कैलेंडर को, तो इसको कहा जाता है कि जब 150 में किसी पुलिस ऑफिसर के पास इंफॉर्मेशन आई है कि कहीं पे कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, तो वो मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगा। मैजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को बुलाएंगे और उसको पाबंद करेंगे। क्या करेंगे, पाबंद करेंगे कि आप जो है अगले 1 वर्ष तक कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं करेंगे। कहां नहीं करेंगे, मेरी जुडिक्शन में अगले 1 साल तक आप कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं करेंगे। तो ये पावर है सेक्शन पुलिस की जो है, पावर है सेक्शन 107 रेड विद सेक्शन 150 सीआरपीसी। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्शन 151 सीआरपीसी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। प्रिवेंटिव में पुलिस जो है अरेस्ट करने की जो शक्ति है वो 151 सीआरपीसी में पुलिस के पास है। हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था सेक्शन 151 सीआरपीसी। सेक्शन बोलता है कि जब भी किसी पुलिस ऑफिसर को यह लगता है कि कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है, अगर इसको इमीडिएटली ना रोका गया, इमीडिएटली हिरासत में ना लिया गया, तो यह कॉग्निजेबल ऑफेंस कर देगा। तो सेक्शन 151 में वो क्या करता है, इमीडिएटली उसको अरेस्ट कर लेता है। अब देखिए, पुलिस ऑफिसर ने उसको अरेस्ट किया, तो अरेस्ट करने के बाद हमने क्या पीछे डिस्कस किया कि किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करके 24 घंटे से ज्यादा अपनी हिरासत में पुलिस नहीं रख सकती है। तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको कहां पेश किया जाएगा, मैजिस्ट्रेट के पास। और मैजिस्ट्रेट के पास कहां ले जाते हैं, यहां पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास लेके गए तो वो क्या करता है, 107 में उसको फिर पाबंद कर देता है कि आप आगे से कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं करेंगे, आप यहां पर बंद पत्र भर के जाइए, बॉन्ड भर के जाइए। तो 107, 151 का हम लोग जो बनाते हैं ये ऐसे ही बनाते हैं, जो कैलेंडर हम लोग बनाते हैं उसका बनाने का यही प्रोसीजर है। सेक्शन जब पुलिस ऑफिसर ड्यूटी कर रहा होता है तो उसको पता चलता है कि कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है और पुलिस ऑफिसर उसको रोकता है। सेक्शन 151 हम लोग जो है थोड़ा सा देख लेते हैं कि सेक्शन क्या बोलता है। संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए गिरफ्तारी, यदि किसी पुलिस अधिकारी को यह जानकारी मिलती है कि कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करने की योजना बना रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि अपराध को किसी अन्य तरीके से नहीं रोका जा सकता और वह व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के, बिना वारंट के गिरफ्तार करेगा। उसके बाद सबसेक्शन 2 बोलता है, इस धारा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जाएगा जब तक कि उसकी आगे की हिरासत की अनुमति इस कानून या किसी अन्य कानून के तहत ना दी गई हो। तो क्लियरली हमने मेंशन कर दिया कि 107-51 जो है उसका प्रोसीजर क्या है। 151 में हमें पता चला कि कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है, हमने उसको इमीडिएटली रोका। रोकने के लिए क्या करना था, कोई और तरीका नहीं था अरेस्ट के बिना, अरेस्ट के अलावा कोई और तरीका नहीं था। हमने उसको अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद हमने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत किया। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 107 सीआरपीसी में उसको
बंधित कर दिया। तो 151, 107, 151 की जो प्रोसीडिंग है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो प्रिवेंटिव सेक्शंस हमारी जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। आगे हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो शुरू हो जाता है। एफआईआर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग जो है इसको 154 से लेके 176 जो है पूरी सेक्शंस को कंप्लीट करेंगे। तब तक आप ऐसे ही जुड़ते रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑनलाइन इतने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इतने लोगों ने हमारे वीडियोस भी देखे हैं, लेकिन सब्सक्राइब जो है बहुत कम लोगों ने किया है। उनको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, वो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें वीडियोस अपने जो लोगों के साथ जो और तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।